everyone, welcome back to MockMentor. In today's video, we would be discussing three very important but very small RBI circulars released in the month of December 2025. The first one is about RBI granting an in-principle approval to Fino Payments Bank to convert into small finance bank. The second one is about the cheque truncation system, and the third one is about the 620th meeting of the central board. So let us begin. The first one is about फिनो पेमेंट बैंक, जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने के लिए। अब एक पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक, दीज आर नीश कैटेगरी ऑफ बैंक्स जो 2013 में नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किए थे। पेमेंट बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जिनका एक बहुत ही नीश या स्मॉल कस्टमर बेस होता है। दे मेनली टारगेट माइग्रेंट वर्कर्स या जो लो इनकम हाउस होल्ड होते हैं उनको, ताकि हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो एनहांस होता है। इसी की वजह से जो पेमेंट बैंक होते हैं उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो रेस्ट्रिक्टेड रहती है। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेमेंट बैंक के? फर्स्ट वन इज वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ लिमिट कि वो हर कस्टमर से मैक्सिमम 2 लाख ही एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब डिमांड डिपॉजिट तो पेमेंट बैंक करेंगे, लेकिन हर कोई कस्टमर टू अ मैक्सिमम 2 लाख ही एज डिमांड डिपॉजिट कर सकता है ना पेमेंट बैंक। सेकंड इज उनको लेंडिंग एक्टिविटीज अंडरटेक करने के लिए कोई ऑथराइजेशन नहीं होता है। थर्ड इज दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड्स। फोर्थ, द मिनिमम पेड अप कैपिटल इज ₹100 करोड़। एंड फिफ्थ, उनको आरबीआई के साथ कैश रिजर्व रेशियो या सीआरआर मेंटेन करना होता है। इन एडिशन टू दैट, पेमेंट बैंक को एटलीस्ट 75% जो उनका डिपॉजिट होता है वो उनको एसएलआर एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना होता है। दैट इज वाई पेमेंट बैंक को बहुत सेफ और बहुत ही नीश कैटेगरी ऑफ बैंक्स माना जाता है। Now, what are small finance banks? Small finance banks again एक स्पेशल या नीश कैटेगरी ऑफ बैंक्स होता है। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करने के लिए ही होते हैं और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्लस क्रेडिट भी देता है। तो जो हमने पेमेंट बैंक देखा था उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे लेंडिंग को लेकर। पेमेंट बैंक डिपॉजिट्स तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लेंडिंग नहीं कर सकते। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक में मेजर डिफरेंस यही होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक डिपॉजिट एंड लेंडिंग दोनों कर सकते हैं, राइट। अगेन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इनका नेटवर्थ होता है ₹200 करोड़। सीआरआर इनको मेंटेन करना पड़ता है एट 15%। एंड इनके जो प्रमोटर्स होते हैं उनको एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंपनीज में या सोसाइटीज में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे ये सब्सिडरीज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। 25% जो इनकी ब्रांचेस का आउटलेट है वो रूरल एरियाज में होना चाहिए जहां की पॉपुलेशन 10,000 से कम है। सो दिस रिस्ट्रिक्शन अगेन एक्सप्लेन्स कि क्यों ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एनहांस करते हैं, क्योंकि ये वेरी स्मॉलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और बहुत ऐसी जगह पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जहां पे बैंकिंग आउटलेट्स इतने नहीं है। तो इनके पास 25% ऑफ द आउटलेट्स रूरल एरियाज में होने चाहिए। देन देयर इज अगेन वन मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हर कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने नेम के आगे स्मॉल फाइनेंस बैंक या एसएफबी सफिक्स करना होता है। जैसे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया या फिर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। तो हर स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपने नाम के आगे एक एसएफबी का टैग मेंशन करना होता है। एंड इनका जो पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब ऐसे सेक्टर्स जिनको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस कर रखा है कि अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या सीईओबीसी का बैंक्स को कुछ परसेंटेज इन इन एरियाज में या इन सेक्टर्स में लेंड करना होता है। सो फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक पीएसएल टारगेट इज 60%। तो नाउ अगेन वी हैव अंडरस्टूड व्हाट आर पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस। तो इससे ये चीज हमें समझ में आ रही है कि दोनों बैंक ही नीश कैटेगरी के बैंक्स हैं, लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनके पास थोड़े कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, थोड़ी ज्यादा सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं एज कंपेयर टू पेमेंट बैंक। तो अब आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को अप्रूवल दे दिया है कि वो पेमेंट बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि फिनो पेमेंट बैंक पहले सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते थे विद द कैप ऑफ 2 लाख, लेंड नहीं कर सकते थे, राइट। सब्सिडरी से ब्रांचेस नहीं खोल सकते थे। अब जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने के बाद या अप्रूवल मिलने के बाद इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, इट कैन ऑल्सो लेंड, एंड ये सारी जो चीजें हैं वो सारी भी फिनो पेमेंट बैंक को मेंटेन करनी। The second circular is about check truncation system. So let us first understand कि एक शॉर्ट में हम समझते हैं कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता क्या है।
तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम एक मॉडर्न चेक क्लियरिंग मैकेनिज्म है जहां पे फिजिकल चेक जो होता है उसको मूव करने की जरूरत नहीं होती है। चेक को जो भी प्रेजेंटिंग बैंक होता है उसमें स्कैन करके डिजिटल इमेज और डिजिटल डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली दूसरे जो पेइंग बैंक है उसको भेज दिया जाता है। मतलब चेक सिर्फ बैंक की ब्रांच पर रुक जाता है और सिर्फ उसकी जो इमेज है वो ट्रैवल करती है, चेक फिजिकली खुद ट्रैवल नहीं करता है। तो जैसे कस्टमर ने अगर चेक डिपॉजिट किया अपनी बैंक ब्रांच में, तो जो प्रेजेंटिंग बैंक होता है उस चेक को स्कैन करता है, उसकी इमेज प्लस जो उसका डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू पेइंग बैंक को देता है। पेइंग बैंक उसको वेरीफाई करता है एंड देन उसके बाद अमाउंट क्लियर होकर क्रेडिट हो जाता है। इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था ताकि जो फिजिकल चेक होता है सिटी टू सिटी जो उसका मूवमेंट होता है कम हो, वो फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो फास्ट हो जाएगी, एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट इंक्रीज होगा, एनहांस होगा। चेक ट्रंकेशन सिस्टम का जो फेज 1 था वो अक्टूबर 4 2025 में इम्प्लीमेंट हो चुका था, मतलब तभी स्टार्ट हो चुका था। एंड फेज 2 इंट्रोड्यूस किया गया था रोल आउट के लिए, जो अगस्त में सर्कुलर आया था उसके बेसिस पे फेज 2 3rd of January से स्टार्ट होने वाला था। सो दिस इज अबाउट दैट ओनली कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम का जो फेज 2 है ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन अंडर द चेक ट्रंकेशन सिस्टम वो स्टार्ट होने वाला है। जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है वो 3rd of January से उसका फेज 2 स्टार्ट होने वाला था, बट आरबीआई ने रीसेंट सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया है कि जो फेज 2 है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है अंटिल फर्दर नोटिस। लेकिन आरबीआई ने जो टाइमलाइंस थी प्रेजेंटेशन सेशन की और कंफर्मेशन सेशन की, उन टाइमलाइंस को रिवाइज किया है। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि प्रेजेंटेशन एंड कंफर्मेशन सेशन क्या होता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, प्रेजेंटेशन सेशन वो टाइम होता है जब चेक की डिटेल्स सबमिट होती है एंड कंफर्मेशन सेशन वो टाइम होता है जब पेइंग बैंक उन डिटेल्स को वेरीफाई करता है। तो अगर आपने अपना चेक बैंक में जाके दिया है तो जिस टाइम पे जो बैंक इमेजेस अपलोड करेगा उसको हम प्रेजेंटेशन सेशन बोलेंगे, एंड जो बैंक पेइंग बैंक है वो जब उसको कंफर्म कर देगा दैट वुड बी कंफर्मेशन सेशन। तो इन टाइमिंग्स को प्रेजेंटेशन सेशन को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कर दिया है। कंफर्मेशन सेशन हैज बीन केप्ट फ्रॉम 9 AM in the morning to 7 PM in the evening। ये एक छोटा एग्जाम्पल है कि हाउ चेक ट्रंकेशन सिस्टम रियली वर्क्स। लेट अस सपोज कि मैं एक कस्टमर हूँ, सुबह 10 बजे जाके मैं बैंक में 10,000 का एक चेक सबमिट करती हूँ। प्रेजेंटेशन सेशन जो हमने देखा सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का टाइम है, तो जो प्रेजेंटेशन सेशन होगा उसी टाइम पे जो बैंक होगा जिस बैंक में जाके मैंने चेक डिपॉजिट किया है उसको वो स्कैन करेगा और जो भी डिटेल्स होगी चेक से रिलेटेड पेइंग बैंक को वो फॉरवर्ड कर देगा ताकि जो चेक है वो आगे प्रोसेस हो पाए। फिर उसके बाद जो कंफर्मेशन सेशन है जो सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक रहता है, पेइंग बैंक उन इमेजेस को रिसीव करने के बाद चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, कंफर्म करेगा कि चेक वैलिड है एंड देन उसको क्लियर कर देगा। इन द कंफर्मेशन सेशन व्हेन द चेक गेट्स क्लियर्ड, जो अमाउंट है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट चेक ट्रंकेशन सिस्टम। नेक्स्ट अप we are talking about the 620th meeting of the Central Board of the Reserve Bank of India. छोटा सा अपडेट है but it is very important, it is a very important development. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स। हम सबको पता है कि जो भी हमारे डिपॉजिट्स होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं बाय डीआईसीजीसी। हर अकाउंट पे ₹5 लाख का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर होता है, राइट। आरबीआई ने ये अप्रूव किया है कि रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क होगा। मतलब पहले जो भी बैंक थे वो हर बैंक एक सेम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम देता था विच वाज 12 पैसा पर 1 रुपी, मतलब हर 1 रुपी पे 12 पैसा का इंश्योरेंस प्रीमियम होता था। लेकिन अब जो नया सिस्टम है, इन दैट न्यू सिस्टम बैंक्स जो ज्यादा रिस्की है विच आर मोर अवर्स टू फेलियर, मोर रिस्क अवर्स, वो ज्यादा प्रीमियम देंगे। मतलब पहले हर बैंक इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सेम प्रीमियम देता था विच वाज 12 पैसा पर 1 रुपी। लेकिन अब ऐसे बैंक्स जो ज्यादा रिस्की है वो बैंक्स ज्यादा प्रीमियम देंगे, और जो बैंक सेफ है जहाँ पे कम रिस्क है वो कम प्रीमियम या कम पैसा देंगे अगेंस्ट डिपॉजिट इंश्योरेंस। सिस्टम वुड बी मोर बेनिफिशियल क्योंकि इट इज अगेन बेस्ड ऑन द सेम लॉजिक कि अगर आपका बैंक ज्यादा सेफ है, अगर उसमें रिस्क कम है, तो वो ऑब्वियसली कम प्रीमियम देगा। और अगर कोई ऐसा बैंक है जहाँ पे रिस्क या फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाता है या रिस्क अगर वहां पे ज्यादा है, तो जितना रिस्क उतना उनको
प्रीमियम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चेंज है इट एनकरेजेस बैंक्स टू मैनेज देयर रिस्क मोर केयरफुली, बिकॉज बैंक के पास एक टाइप का इंसेंटिव होगा कि अगर उनकी बैंक में या उनके बैंक में जो डिपॉजिट्स है वो अगर कम रिस्की है, दैट वे उनको डिपॉजिट में भी डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर भी कम देना पड़ेगा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सेक्टर रहेगा, एंड जो डिपॉजिटर्स है उनका इंटरेस्ट वुड बी preserved better. So that brings us to the end of today's video, where we covered three very important RBI updates. All these three topics are extremely relevant, not just from an exam point of view, but also from a real world banking and regulatory perspective. Before you leave, I want you to actively revise through answering one question. What could be the issues with the newly introduced check truncation system, and what, according to you, could be the potential solutions to it? I hope you liked the video. Thank you so much for watching.